The chapter is magnetic effect of electric current and electromagnetic induction EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम एरिया ए है इसको साइड से देख रहे हैं। इस केस में भी आपको ए डॉट बी तो करना ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब हमारे पास करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखो बेटा, ईएमएफ क्या होता है? हमारा राइट हैंड रूल। सेल्फ इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर की फ्लक्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। डाउट प्रैक्टिस और ये चलता रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो। और जैसा कि पता है कि एग्जाम आ रहे हैं पास, सो आई होप आप सबने टू द मैक्सिमम एक्सटेंड टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया होगा। परसों रक्षाबंधन था, सो आई होप सबका रक्षाबंधन ठीक गया होगा और सबने बड़े अच्छे से मनाया होगा। और आने में देखा जाए तो 5 सितंबर को हमारा एक टीचर्स डे आ रहा है। ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके अलावा और जो हमारा कंटेंट लेक्चर चल रहा है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। आज उसका है हमारा तीसरा लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पिछले वाले में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करने के बाद देन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको EMI, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। ठीक, और इसके अलावा आई होप कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फिर करें स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो, पहला टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम बना के देन आई विल प्रोसीड इट। देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as the number of magnetic field lines passing through a क्लोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। अब ये क्या है, पहले मैं इसको अपने डेफिनेशन, अब मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली हमारा मतलब क्या है यहां पे। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास कोई एरिया है ए। ठीक है, हम एरिया ए है इसको साइड से देख रहे हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर होता है। अगर कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास ये माउस है, अब ये वाला सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा। ऐसे तो इसमें कितने सरफेस हैं? 6 सरफेसेस हैं, तो अलग अलग सरफेस का अलग अलग एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, यहां पे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां इसका एरिया वेक्टर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से, यहां पर आ रही हैं अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब क्या हुआ, दिस इज, अब यहां पर जो एंगल थीटा बनेगा, वो एंगल थीटा किस किस के बीच बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बन रहा है, यही बन रहा है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको कहते हैं फाई बी। बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, बी को हम बी से डिनोट करते हैं, तो फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए, बी डॉट ए। मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो आई कैन राइट बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन हो गया कि एक गिवन एरिया से, गिवन क्लोज सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास होती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो।
अगर ये दोनों के बीच में एंगल 0 है, जैसे मान लो अगर मैं ये एरिया वेक्टर कंसीडर करता हूं, तो कितनी लाइन इसके बाहर आ रही हैं, तो क्या होगा, अगर वो 90 डिग्री बना रही हैं, 0 डिग्री बनाई, तो दोनों में रिजल्ट अलग होगा। अगर वो एरिया वेक्टर से 90 बना रही है, मतलब एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो मतलब यहां पर इस सरफेस से रिलेटेड कोई भी फ्लक्स नहीं है, बिकॉज cos 90 0। और अगर एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड लाइन भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब यहां पर हमारा मैक्सिमम फ्लक्स सरफेस फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब यहां पर जो हम ले रहे हैं, यहां पर एरिया ले रहे हैं मीटर स्क्वायर में, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में ले रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट है हमारे पास, दैट इज वेबर, WEBER, मतलब WB। ठीक है, दिस इज द यूनिट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? देख लो, आगे बढ़े। अब देखो बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो कि आपको कोई एरिया वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया वेक्टर, फॉर एग्जांपल एरिया वेक्टर आपका है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसको दी हुई है आपको ऐसे कि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखो बच्चे, या तो आप क्या कर सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप सीधा निकाल लो, B डॉट ए, उस केस में क्या करोगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, 2 3 6 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 16 प्लस 6 2, कितना हो गया 12। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो ये क्या 6 12 18, 6 12 18 माइनस 16 कितना हो गया 2 वेबर। ठीक है, एक दूसरा तरीका, हालांकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, कि आप क्या करो, पहले आपको जो बी दिया हुआ है उससे आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो। ठीक है, फिर जो एरिया वेक्टर दिया हुआ है उससे आप मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर निकालो, फिर इनके आपस का क्या करो, थीटा निकालो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो बात तो वही पड़ेगी, इस केस में भी आपको ए डॉट बी तो करना ही है, तो सीधा यहां कर दो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, पक्का। हाँ, अब देखते हैं कि हमारा मान लो सरफेस ही अगर क्या हो, टिल्टेड सरफेस हो, है ना, मैंने तो आपके केस में यहाँ पे क्या लिया है, मैंने तो प्लेन सरफेस ले लिया। ठीक है, अगर मान लो सरफेस नॉन प्लेनर है, ठीक है, नॉन प्लेनर सरफेस के अंदर क्या होगा, मान लो बच्चे हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, अब यहां से फील्ड लाइन जा रही है, यहां से इधर जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर क्या होगा, एक किसी सरफेस से यहां से निकल रहा होगा, एक यहां होगा, तो ये अगर B1 है तो DA1 होगा, DA2 होगा छोटा एरिया एलिमेंट, DA3 होगा, एंड सो ऑन। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, B1 डॉट DA1 प्लस B2 डॉट DA2, ऐसे करके आप करके BN डॉट DAN, ऐसे करके आप टोटली इनका क्या करोगे, सम कर दोगे। अगर मैं इसको फॉर्मूला की भाषा में लिखूं, सो आई विल सिंपली राइट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू N, ठीक है, BN डॉट DA। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। हियर इट गोस। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है?
ध्यान से सुनो, हमने देखा एक्चुअली पता क्या हो, जब पहले हुआ था ना तब पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग समझाया जाता था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। सिंपल है ना। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमने सोचा कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिज्म मिल सकता है तो क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ हम कर पाए जो बदले में हमें फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए, इज इट पॉसिबल? ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो एक साहब थे फैराडे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो बेसिकली लैब में एक्सपेरिमेंट करते, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, तो बस कुछ बन नहीं रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार वापस ये मैग्नेटिक फील्ड से और इसमें कुछ ऐसा कर कर आके वापस हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त कर सकते क्या, मतलब कुछ तो होना चाहिए, नेचर पार्शियलिटी तो करते नहीं है। तो अचानक वो बैठे थे, अचानक क्या हुआ कि एक कॉइल थी, एक मान लो कॉइल है, जैसे लाइक दिस, एक कॉइल है, उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, तो उन्होंने गुस्से में ना मैग्नेट फेंक के मारी, जब फेंक के मारी तो उनके डिवाइस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख गया, तब उन्होंने लगा कि भाई हाँ अच्छा, इसका मतलब ये चीज़ है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इन्होंने इंटेंशनली स्टार्ट करी थी कि हाँ भाई चलो हम कुछ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से वापस हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर आते हैं। बट जब इसकी डिस्कवरी हुई तो दैट वाज टोटली एक्सीडेंटल इन एंगर, ठीक है। पर खैर चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, अब अच्छा एक चीज देखो, मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक मैं लूप लेता हूं, ये लो बच्चे, ये मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी, ठीक है। जब हमने लूप ले लिया, उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा होगा, यही होगा। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया। एक चीज देखो, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सर्कुलर लूप लेता हूं मैं, यहां मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब क्या हुआ, इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगे तो यहां से निकल के यहां एंटर करेंगी, बिल्कुल करेंगी सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहां से निकल के यहां एंटर करेंगी, यहां से निकल के यहां एंटर करेंगी, यही होगा। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां पर करवाऊं, इधर इसको थ्रो करूं, इधर इसको मूव करवाऊं, तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसके पास कोई इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मान लो जब टाइम जीरो था, जब हमारा टाइम, जब टाइम 0 सेकंड था, तो क्या था, एक कोई मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 था, ठीक है, क्योंकि लाइन हमारी क्या कर रही थी, लाइन हमारी यहां से निकल के ऐसे घूम के इसके अंदर से जा रही थी, ऐसे घूम के इसके अंदर से जा रही थी, ये हो रहा था। तो इसका कोई मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 था। किसी टाइम टी पर इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो φ2 हो गया। सिंपल है, मैंने क्या किया, इसको मैग्नेट को इसमें मूव करवाया, ये अभी मान लो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, और ये मैंने क्या करवाया, मूव करवाया, ठीक है। जब ये मूव करवाया तो पहले कुछ क्या फील्ड लाइन कम होंगी इस एरिया से, इस लूप से एसोसिएटेड कम फील्ड लाइन होंगी, इसमें से कम फील्ड लाइन जारी होंगी। जब मैंने मूव करवाया तो टाइम टी के बाद क्या हुआ, अब फील्ड लाइन ज्यादा जा रही है, अब फील्ड लाइन ज्यादा जा रही है तो क्या होगा, अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन भी कैसे ही किया है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा,
पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ और था, जब हमने इसको मूव करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो। तो क्या हुआ, जिस दौरान ये मूव कर रहा था, जिस दौरान ये मैग्नेट मूव कर रहा था, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। उस दौरान हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखा। यहां पर इनिशियली कोई भी इसकी बैटरी नहीं है, कोई भी सेल नहीं है, सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जो हमें बताता है कि हमारा इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। तो हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत पक्का नहीं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरे पास ये वॉच है, ये वॉच है मेरे पास, ठीक है। अब इस वॉच में ये मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को मूव करवाता हूं, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये वॉच दिख रही है आपको, मैं इसको मूव करवाता हूं, मूव करवाए तो पहले क्या था, इस मैग्नेट की इसमें से कुछ φ1 था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये पास आया तो φ2 हो गया, सिंपल, क्योंकि पहले कम लाइंस पास हो रही थी, अब ज्यादा लाइंस पास। तो जिस दौरान ये मूव कर रहा है उस दौरान तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यही हो रहा है हमारा, ठीक है। अब यहां पर एक नोट करने वाली चीज ये है कि इसमें जो हमारा डिफ्लेक्शन आया, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वो कितनी देर तक था, ये नोट करने वाली बात है, कितनी देर तक था। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। अभी मैं सारा बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। अब देखो बेटा, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा, यही है। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, मुझे एक कॉइल से रिलेटेड, ये कॉइल है कोई, मान लो मेरे पास ये कॉइल है बेटा, दिस इज द कॉइल आई एम हैविंग। इस कॉइल से रिलेटेड मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ में गई, नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ में गई। एक मिनट, ये लो इसका कलर चेंज कर लूं, हाँ हाँ, ठीक है। अब नॉर्थ से निकल के साउथ में गई, नॉर्थ से निकल के साउथ में गई, दिस वे इट वेंट लाइक दैट। चलो अब देखो, तो क्या कंडीशन हो सकती, पहले कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉइल को कर दूंगा रेस्ट पे और मैग्नेट को मूव करवाऊंगा टूवर्ड्स कॉइल, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल, ये करवाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं मैग्नेट को रेस्ट पर रख दूं और क्या करूं, मैं कॉइल को मूव करवाऊं, यही हो सकता है। जैसे मैं आपको यहां एग्जांपल दे देता हूं, चलो इसको, इस पार्ट को भी यहां लिख देते। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैंने मैग्नेट को किस पे रखा, रेस्ट पर, और कॉइल को क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारी, ठीक है, ये है हमारी रेस्ट पर, इसके अंदर से फील्ड लाइंस जा रही हैं, नॉर्थ से बाहर आ रही हैं, साउथ से अंदर जा रही हैं। अब मैं यहां पर कॉइल मूव करवा देता हूं, ये गैल्वेनोमीटर है, इज द कॉइल। अब मैंने कॉइल मूव करवा दी, तब भी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय बी ए, बी डॉट ए, या फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, पता है हमें। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए हमने या तो क्या किया, लूप को रेस्ट पे रखा, मैग्नेट मोशन में कर दी, या मैग्नेट को हमने रेस्ट पे रखा और लूप को क्या कर दिया,
मूव करवा दिया, ये किया हमने, तो उसमें क्या हो गया कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अगर मैं चाहूं तो एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं यहां पर मैग्नेट को, ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहां पर मैं एक लूप लेता हूं, आई टुक सिंपली दिस लूप, और इस लूप को मैंने क्या किया, अपने ही प्लेक्सिस पे क्या करवा दिया, इसको रोटेट करवा दिया। जब इसको रोटेट करवा देंगे तो क्या होगा, एंगल बिटवीन P एंड A विल चेंज, विल कीप चेंजिंग। इन दोनों के बीच में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की क्या हो गई, दिस, कि भाई हमने इस पे इसको रेस्ट में रखा, इसको मूव करवाया। दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि हमने क्या किया, मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, लूप मूव करवा दिया। और तीसरी कंडीशन हो गई उसको रोटेट करवा दिया। तो तीनों तरीके से हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो मैं अगली स्लाइड में ये बात लिख सकता हूं ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स associate linked with a coil can be changed by, किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, पहला by changing the magnetic field, changing the magnetic field, by changing the area, तीसरा by changing the एंगल बिटवीन B एंड A, यही हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि इसको कैसे चेंज करें, क्या करें, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड लूप। भाई एक को रेस्ट के रखे, एक को मोशन में कर दो, एक को मोशन में, दूसरे को रेस्ट करके पहले को मोशन में कर दो। दूसरा कैसा होता है, चेंजिंग द एरिया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ क्लोज लूप। मान लो अगर मेरे पास सर्कुलर लूप है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो क्या होगा, अगर मैं इसका रेडियस कम और ज्यादा करूं तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है, अब रेडियस कम ज्यादा करूंगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा कि मैं इसको रोटेट कर दूं तो जो एरिया वेक्टर होगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों के बीच में एंगल चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई व्हाट वी विल डू, वी विल गेट द चेंज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं ईएमएफ की। अच्छा, ईएमएफ मैंने आपको बताया था बेटा, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ बताया था। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली द amount of work done by the cell or battery in moving a unit positive charge या unit coulomb of charge throughout the circuit। एक हमारे पास सर्किट है, ठीक है, एक हमारे पास मान लो कोई सर्किट है, इस सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मुझे मूव करवाना है, तो उसमें जो वर्क डन होगा ना, उस वर्क डन को बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या मेरे पास कोई सेल या बैटरी है, उस सेल और बैटरी का टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब करंट ड्रॉ करेंगे तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। ठीक है, मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था ये सारी चीजें बताई थी। तो क्या है कि इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल
या बैटरी सेल करना ठीक रहेगा। बैटरी तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन है और बीच में भी रेजिस्टेंस आ सकता है। पोटेंशियल टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, अब इसको ईएमएफ बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, तो हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा क्योंकि उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ईएमएफ में क्या होता है, ईएमएफ की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्टेज measured in वोल्ट। तो जब ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या होगा, क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं फैराडेज लॉ की। साहब थे फैराडे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उन्होंने देखा कि भाई एक कॉइल ली, फिर एक मैग्नेट ली, मूव करवाया। ठीक है, जब हमने मूव करवाया तो देखा कि भाई लूप से अटैच जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस तभी होगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उसके अंदर क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्योंकि हमने उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया था। ये सारी चीजें हुई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमारा पॉइंट क्या आता है कि फैराडे के लॉ क्या है। ठीक है, पहला लॉ फैराडे का देखो, मैं लिख रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन। व्हेन दी magnetic flux related with a coil is changed, the EMF and hence the EMF या इंड्यूस्ड ईएमएफ। थोड़ी लैंग्वेज आपके लिए मैं आसान कर देता हूं। द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड हेंस द करंट इज इंड्यूस्ड। क्या होता है यहां पर, ये देखा कि जब किसी कॉइल से रिलेटेड हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, ठीक है, रिलेटेड या लिंक्ड, आप कोई भी चीज लिख सकते हो, रिलेटेड भी लिख सकते हो या और लिंक्ड, जो आपको सूट करे। ठीक है, रिलेटेड विद द कॉइल इज चेंज, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड हेंस द करंट इज इंड्यूस्ड। तो करंट इंड्यूस क्या होगा, आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, एक डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब एक चीज देखो, यहां पर जो हम मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इधर मूव कर रही है। अब एक चीज देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब तक इंड्यूस होगा, जब तक ये हमारा ईएमएफ कब तक इंड्यूस होगा, ईएमएफ हमारा तब तक इंड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज नोट कर लो कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता रहे। ठीक है, इसको नोट कर लो कि जब तक ये होता रहेगा, जब तक क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी
शो होता रहेगा। तो अब बात करते हैं आगे। हाँ एक मिनट, हाँ जी, अगला क्या है, सेकंड लॉ कह रहा है हमारा कि अब पहला बात तो हमारी समझ में आ गई कि भाई एक कॉइल है, कॉइल से लिंक्ड या रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उतनी देर तक क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता रहेगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई ये है हमारा लूप, ये है मैग्नेट, तो अगर मैं अब यहां पे देखो, इस लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैंने मूव करा, जितनी देर तक मेरा हाथ मोशन में था इतनी देर तक इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहा, उतनी देर तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब मैंने यहां रोक दिया, अब तो कांस्टेंट हो गया, अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। ठीक है, परंतु चेंज तो नहीं हो रहा ना, चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब अब डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं दूर जाऊंगा, इसको दूर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर पास आने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूर जाने से भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब दूर जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर अभी भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, ईएमएफ अभी भी इंड्यूस होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये राइट वार्ड हो गया, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन शो कर लिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस बार एंटी क्लॉकवाइज तो इस बार क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ठीक है, चलो अब ध्यान दे दें, तो इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड, पहली बात तो होगा कि भाई कब होगा, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि कितना होगा। पहला लॉ क्या बताता है कि कब होगा, और सेकंड लॉ बताता है कि कितना होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF is equal to the time rate of change in magnetic flux। हाँ जी, अब ये क्या मतलब है, सुनो जरा ध्यान से सुनो। अब इसको अगर मैं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखूं तो ये देखो, मेरे पास एक लूप है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वॉच ले रहा हूँ, मेरे पास एक लूप है, कुछ हेडफोन, हाँ ये मेरे पास हेडफोन है, जस्ट वेट बेटा, ये देख लो, मान लो हमारे पास, एक मिनट, हेडफोन भी अटैच्ड है, कोई नहीं, आई मस्ट यूज द वॉच। देखो ये है, अगर मैं इसको स्लो करूंगा तो चेंज हो रहा है, तो स्लो करूंगा तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसकी वैल्यू कम है। तो अगर मैं स्लो मूव करूंगा तो क्या होगा, वीक ईएमएफ इंड्यूस होगा, फास्ट करूंगा तो स्ट्रॉन्ग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही क्या होगा, उतने मैग्नीट्यूड का हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि मान लो हमारे पास है एक कॉइल, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर इंड्यूस अटैच कर दिया मैंने, दिस इज द कॉइल, यहां पर एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहां पर ये अब जरा ध्यान से देखो, जब टाइम t1 था तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 था, जब टाइम 2 था, t2 था तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 था। ठीक है, तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ये माइनस साइन है, अभी बताऊंगा माइनस साइन की वैल्यू और सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो वो कहता है कि दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, φ2 माइनस φ1, टाइम क्या है t2 माइनस t1, ये आ जाएगा हमारा भाई, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। ठीक है, और उसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दिया, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ इतने टाइम में, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू ये आ जाएगी। हाँ, बट अगर मेरा टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, किसी एक इंस्टेंट पे कितना हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, एट अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट, वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस डी फाई बी बाय डी टी। और आपको पता ही है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो आप ऐसे करो। नहीं तो अगर मैं आपको एज अ, मान लो आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप कर दोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस, या इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू माइनस डी फाई बी टी अपॉन डी टी। अब बच्चे बार बार कहेंगे सर ये माइनस का मतलब समझ नहीं आया, अब बस माइनस का मतलब समझा दो। हाँ जी, माइनस का मतलब समझा दो। अब देखो, हाँ जी, जो हमारा नेगेटिव साइन है, यहां देखो, ये हमारा जो माइनस का साइन है ना, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी अपोजिंग, that will be opposing the change in magnetic flux। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, this minus sign indicates, minus sign indicates that the induced EMF will be opposing the change in magnetic flux। अभी इसका समझ में आएगा ये क्या कह रहा हूं। हालांकि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हिंट देता है हमारा लेंज़ लॉ, कोई नहीं उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, सॉरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो हमारा स्ट्रांग ईएमएफ इंड्यूस होगा, स्ट्रांग करंट इंड्यूस होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। और अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स स्लो रेट पर चेंज होगा, अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स स्लो रेट पर चेंज होगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ वीक होगा, करंट इंड्यूस्ड वीक होगा, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, लेंज़ लॉ की बात करते हैं। भाई लेंज़ लॉ क्या है? तो पंगा हो गया, लेंज़ लॉ क्या है? अभी देखो हमने माइनस साइन का, ये माइनस साइन का इंडिकेशन ही लेंज़ लॉ है। तो लेंज़ साहब ने क्या किया, लेंज़ साहब ने बोला, देखो इनकी स्टेटमेंट देखो, इन्होंने बोला, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, फिर देखो, इन्होंने कहा कि देखो जिसकी वजह से, जिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ कुछ ऐसी दिशा में इंड्यूस होगा, कुछ ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करना चाहेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, है ना, कि जैसे मान लो मैं आज क्लास में आया, है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर रहने दो, क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना छोड़ो ना सर क्यों पढ़ा रहे हो। और अगर टीचर ने मजाक मस्ती कर दी, मान लो 10 मिनट भी क्लास में, अब टीचर भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो उसका भी मन करता है ना क्लास में भाई थोड़ा सा जॉली मूड हो जाए। तो अगर टीचर ने क्लास में जॉली मूड कर दिया, है ना, 10 मिनट मजाक कर ली, तो वही बच्चे जाके बोल लेते हैं कि सर तो मजाक करते हैं। तो अगर टीचर बोले कि पढ़ लो तो सर मत पढ़ाओ, और टीचर कहे कि नहीं नहीं आज मैं अब नहीं पढ़ा रहा, अरे सर आप तो टाइम वेस्ट करते हो, तो कुछ भी जो करे ना उसको अपोज ही करना है। होते ना बच्चे, एग्जैक्टली यहां भी मेंटेलिटी वैसी ही है, यहां भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सेम टू सेम ही हो रहा है। तो जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ कुछ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करना चाहता है। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हम तो तुम्हें अपोज ही करेंगे। कई लोग भी ऐसे होते हैं ना
कि आप कितनी अच्छी बात कह लो, लेकिन उनका पर्पस पता नहीं कौन से चिड़े हुए बैठे होते हैं आपसे। कुछ भी कर लो, कुछ भी, कितनी अच्छी बात कह लो, कुछ कर लो, पर वो लोग पता नहीं क्यों सड़े हुए बैठे रहते हैं। और वो हमेशा क्या करेंगे, आपकी अच्छी बात का, बुरी का तो करना भी चाहिए, अगर किसी ने कुछ बुरा बोला तो उसका विरोध करना भी चाहिए, पर अच्छा है उसका भी विरोध करेंगे। है, होते हैं ना कुछ लोग। एग्जैक्टली हमारा लेंज लॉ कर रहा है, उसी चीज में डील कर रहा है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, चलो। तो अभी क्या कहता है लेंस लॉ? लेंस का लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, या दैट इज द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, polarity of induced EMF, and hence the direction of induced current, the direction of induced current is to oppose the cause due to which they are produced. अब हम इसको समझ लेते हैं, एक बार इसको जरा ध्यान से पढ़ो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF और द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस EMF एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज टू अपोज द कॉज ड्यू टू विच दे आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जिसकी वजह से, जिस चेंज इन फ्लक्स की वजह से वो इंड्यूस EMF हो रहा है, वो इंड्यूस EMF कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। तो क्या, आप ध्यान से सुनो, अगर केस मान लो, मैं एक केस मान लू, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, और दूसरा केस इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, तो क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, देन इंड्यूस्ड EMF वांट्स, इसको अपोज करना है, इसकी वजह से ही तो EMF इंड्यूस हो रहा है। तो अगर ये जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, ये वाला इसको ही अपोज कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिकली इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस EMF वांट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर इंड्यूस्ड EMF wants to increase the magnet। ये सीन है भाई, कुछ कर लो, होते हैं कुछ लोग, आप कितनी अच्छी बात कुछ कर लो, वो उनको अपोज ही करना होता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अब मैं इसको समझा देता हूं, ये तो सर आपने बता दिया ना, अब सर जरा इसको समझा दो। देखो बेटा, एक चीज देखो, यहां पर मैं एक लूप बनाता हूं। ठीक है, चलो, ये एक लूप है जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज या बोर्ड, आप कुछ भी मान लो, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब मैंने क्या किया, मैं यहां पर एक, माउस कहां गया, ये रहा, मैं यहां पर क्या करता हूं, एक मैग्नेट लेकर आता हूं। ये क्या किया मैंने, मैग्नेट लेकर आया। चलो, मैं यहां पर एक मैग्नेट ले ली, ये ली मैग्नेट। चलो, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब क्या होगा, फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी,
जब मैंने इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव करवाया, और ये है हमारा रेस्ट पे, ये कॉइल क्या है, प्लेन के, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने इसको मूव करवाया, ठीक है। जब मूव करवाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल इसके पास आना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये इसके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, तो ये क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल इसके पास आना चाह रहा है, नॉर्थ पोल इसके पास आना चाह रहा है, उसको अपोज करना है। इसका मतलब नॉर्थ पोल को धक्का देना है। नॉर्थ पोल वांट्स टू कम क्लोजर, टू अपोज नॉर्थ पोल मस्ट बी रिपेल्ड अवे, यही होगा। नॉर्थ पोल पास आना चाह रहा है, तो नॉर्थ पोल को क्या करना है, धक्का देना है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी इंड्यूस होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी इंड्यूस होगी कि ये इसको धक्का देके बाहर निकाल दे, यही होगा। अब ध्यान से सुनो, अब कॉन्सेप्ट है यहां पे, मेन कॉन्सेप्ट है, जस्ट लुक केयरफुली। ये है हमारा लूप, ध्यान से देखो, ये है हमारा लूप बोर्ड के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ पेज के परपेंडिकुलर, उधर से आया, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, इसमें ईएमएफ कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो नॉर्थ पोल को दूर भगा दे। तो नॉर्थ पोल को पुश करने का मतलब है इस लूप के इस साइड नॉर्थ पोल हो जाए ताकि इसको दूर भगा दे, और इस साइड साउथ पोल हो जाए, यही लॉजिक होगा, ठीक है, ग्रेट। तो मतलब ये हुआ कि इसको अपोज करने के लिए लूप के इस साइड नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा ताकि जो चेंज है उसको अपोज किया जा सके, और इस साइड साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा इस साइड में, और इस साइड में साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इस साइड नॉर्थ पोल क्रिएट करना है इंड्यूस करंट के हिसाब से, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ध्यान से सुनो कि मैंने आपको एक कन्वेंशन बताई थी जब मैं आपको लूप पढ़ा रहा था। कन्वेंशन क्या बताई थी कि अगर लूप है हमारे पास कोई, और लूप में हमें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो वो साइड क्या है, नॉर्थ पोल है। अगर लूप में हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्या, नॉर्थ पोल है, और अगर हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कैसा है, साउथ पोल है। तो इस साइड नॉर्थ पोल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। करंट कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप ये लगाओगे रूल, तो अंदर से बाहर आनी चाहिए, ऐसे करके बाहर आनी चाहिए, ऐसे करके बाहर आनी, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, इस साइड से बाहर आएगी, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा, अब मुझे लूप के इस साइड नॉर्थ पोल क्रिएट करना है, इसका मतलब करंट कैसा इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसा इंड्यूस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि अगर मान लो यहां पर ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये रहा, ठीक है, यहां पर हमारी एक मैग्नेट है। अब क्या हुआ, सेम कॉन्सेप्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां साउथ पोल था, यहां नॉर्थ पोल। अब मैग्नेट दूर जा रही है, ये रेस्ट पे है, अब मैग्नेट क्या कर रही है, दूर जा रही है, तो उसको अपोज करना है। नॉर्थ पोल मूविंग अवे, नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, तो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये साउथ पोल क्रिएट कर लेगा कि भाई मत जाना प्लीज, भाई नहीं है मेरा, मत जा, इज एग्जैक्टली। तो नॉर्थ पोल दूर जाना चाह रहा है, जब नॉर्थ पोल दूर जाना चाह रहा है तो उसको अपोज करने के लिए साउथ पोल क्रिएट करेगा। इसका मतलब हो गया कि यहां पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहां पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ताकि अट्रैक्शन पैदा हो जाए और ये दूर ना जाए, यही होगा। इस साइड देखने से अगर मुझे साउथ पोल दिख रहा है तो मतलब करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, और इस साइड देखने से मुझे नॉर्थ पोल दिख रहा है तो मुझे इस साइड से करंट कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो दिस विल बी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे साउथ पोल से देखना है तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब क्लॉकवाइज करंट मुझे यहां से क्लॉकवाइज दिखेगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां साउथ पोल, तो इस साइड से देखने पे क्या लिखेगा, आपको क्लॉकवाइज करंट लगेगा, और इस साइड से देखने पर कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा।
तो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा क्या करता है, जिस चेंज इन फ्लक्स की वजह से वो इंड्यूस हुआ है वो उसी चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर देता है। ठीक है, मैं यहां स्टेटमेंट लिख देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस चेंज इन फ्लक्स की, जिस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हुआ, उसी चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं, हमारे पास एक लूप है बेटा, ये लूप है। ठीक है, ऊपर से क्या कर रहे हैं हम, ऊपर से हम एक मैग्नेट ड्रॉप कर रहे हैं। ऊपर से हम एक मैग्नेट ड्रॉप कर रहे हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये ड्रॉप करी जा रही है। क्या करी जा रही है? ड्रॉप करी जा रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये यहां आ रही है, जब एवर जो मैग्नेट का है हमारी लूप के ऊपर है, ये लूप हमारा क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, जब हमारी मैग्नेट लूप के ऊपर है, केस 1, मैग्नेट एवब दी लूप, तो क्या होगा, टॉप में अब नॉर्थ पोल आना चाह रहा है। नॉर्थ पोल अगर अब उल्टा कर दोगे तो भी नियम वही लागू होगा। नॉर्थ पोल आना चाह रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, ऊपर नॉर्थ पोल होगा, बिलो साउथ पोल होगा, टॉप पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, और बिलो क्या होगा, साउथ पोल। अब क्या हुआ, जब हमारी मैग्नेट यहां आ गई, ऊपर से ड्रॉप करी हुई मैग्नेट थी, तो यहां पर होगा साउथ पोल, यहां पर होगा नॉर्थ पोल, ये ड्रॉप ही तो कर रहे हैं। तो अब क्या होगा बी केस में, व्हेन मैग्नेट बिलो लूप, तो उसको अपोज करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए, ये यहां साउथ, यहां अट्रैक्शन करने के लिए यहां नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। तो क्या होगा, बिलो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और टॉप पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यही क्रिएट होगा। अब उसके हिसाब से देखो, अगर टॉप पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो यहां पर क्या होगा, टॉप से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज और बॉटम से देखने पे क्लॉकवाइज। अगर यहां टॉप से साउथ पोल है तो यहां टॉप से देखने पर क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज, और बिलो से देखने पर एंटी क्लॉक, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, वो सिंबल फिर से बना देता हूं कि अगर हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब ये साउथ पोल है, और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यहां पर अगर टॉप से नॉर्थ है तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और बॉटम से देखने पे कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। यहां पर टॉप से देखने पर क्लॉकवाइज लगेगा, और बॉटम से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। सिंपल सा सीन है। नाउ 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 यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो एक्सेलरेशन होगा मैग्नेट के फॉल करने का, वो इक्वल टू जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, लेसर देन जी होगा, या ग्रेटर देन जी होगा। ध्यान से सुनो, जब ये गिरना चाह रही है तो इसको अपोज करना चाह रहा है, ऊपर फेंकना चाह रहा है, तो अब एक्सेलरेशन तो कम हो जाएगा। जितना फ्रीली, जितने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 10 मीटर पर सेकंड से या 9.81 से वो नीचे गिर सकती थी, अब उतने से तो नहीं गिरेगी। जब वो नीचे आ गई तब ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना तो नहीं होगा इतना हो सकता था। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी लेसर देन जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो। अब देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हमने ये सारी कहानी पढ़ी,
तो हमें लगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं होगा क्या, कोई चीज सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है सिंप्लीफाइड वर्जन में। वहां पर आया हमारा फ्लेमिंग साहब, उसने कहा रुको 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 रुको, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। फ्लेमिंग साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग वायर जा रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा। मैंने लेफ्ट हैंड रूल से आपको बता दिया था। सिमिलरली क्या होगा कि अगर कोई हमारा वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है, उस केस में क्या होगा, कोई नॉर्मल वायर है, कोई कंडक्टर है नॉर्मल, जो कंडक्ट कर सकता है, पर उसमें इनिशियली कोई करंट नहीं है। जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उसने कहा उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। कैसे वो यूज हो जाएगा मैं बताता हूं। तो उन्होंने, फ्लेमिंग साहब ने दिया हमारा राइट हैंड रूल। क्या दिया? राइट हैंड रूल। उन्होंने कहा देखो आप एक काम करो, जो आपका राइट हैंड है ना, उसका थंब, इंडेक्स फिंगर और क्या करो, मिडिल फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपका यहां हो जाएगा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो यहां पर एक चीज है, जो आपका थंब है वो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंडेक्स फिंगर देगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक चीज देखो, मान लो कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो। यहां पर एक वायर है हमारा, ये वायर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये लो, ये वायर हमारा इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो A टू B इंड्यूस होगा या B टू A इंड्यूस होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, जब ये मूव करेगा, अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखो मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंडेक्स फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनसाइड रही, दिस मोशन इधर आ रहा। तो मिडिल फिंगर कहां जा रही है, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां पर हमारा इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसा सिंपल केस, इंड्यूस करंट क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या, तीनों आपस में म्यूचुअल, अब यहां पे देखो मोशन इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक है, और इंड्यूस करंट या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका हमने पता कैसे लगाया, इसका पता लगाया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमने पता लगाया। ठीक है, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, सो वी कैन गो अहेड विद दिस। देखो मान लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब जो है हमारे पास है दूसरा वायर, ये रहा वायर, सॉरी ये लाइन, हाँ ये है वायर हमारा। ठीक है, अब ये वायर क्या कर रहा है, आउटवर्ड आना चाह रहा है, इसका मोशन कहां है, आउटवर्ड मोशन है। ठीक है, ये बाहर आना चाह रहा है। अब बताओ इस पर करंट कहां इंड्यूस होगा, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, वेरी गुड सर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में,
ये बाहर आना चाह रहा है, फोर्स पे बाहर लग रहा है ये, तो इंड्यूस करंट कहाँ होगा, इस पर इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक और करो। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और हमारा जो वायर है, हमारा जो वायर है वो ये वायर है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वायर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बताओ उसमें इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा, फटाफट देखो। राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगा, मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, मोशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मोशन इस डायरेक्शन में। बट यहां तो पंगा हो गया, यहां क्या हो गया, ध्यान से देखो। तो जो हमारा वायर है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों के बीच में एंगल क्या है, वायर भी नीचे, वायर की लेंथ भी नीचे, ये भी, तो दोनों में क्या हो गया, 0 डिग्री और 180 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पे तो प्रॉब्लम हो गई, यहां पे तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मोशन इधर, तो इंड्यूस करंट कहां रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड आ रहा है, मगर ये इस टायर में तो वायर है नहीं, तो यहां पे करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? हाँ जी, चलो अब हम बात करते हैं आगे सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये भी एक अच्छा फिनोमिना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मान लो हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है, यहां पर आई एम मेन करंट, आई एम क्या है, मेन करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम क्या करें, मेन करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, सिंपल है, मेन करंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, हम इस बारे में स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर मेन करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर कोई क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल में, सिंपल सा लॉजिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब मैंने क्या किया, करंट को चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया। ध्यान से सुनो बेटा, कोई कॉइल है यहां पर, इसमें ये कॉइल है हमारी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वांट्स टू अपोजिट। ध्यान से सुनो, तो इफ आई एम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक, और जब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मेन करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, वो इसको अपोज करेगा, अपोज दी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें करंट मैंने इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो इससे एसोसिएटेड दो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, वो क्या होगा, वो चेंज होगा, वो चेंज होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इसको क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। ठीक, अब स्ट्रॉन्गर करंट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, वीकर करंट, वीकर मैग्नेटिक फील्ड, वीकर मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो मैं यहां बोल सकता हूं कि अगर इससे करंट आई जा रहा है या आई एम जा रहा है तो क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। सिंपल। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर अगर मुझे इक्वल का साइन चाहिए, सो फाई बी, ये लो, फाई बी इक्वल्स टू एल टाइम्स आई। एल क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें करंट चेंज होने की वजह से इसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने से इसी चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, अपोज द चेंज इन फ्लक्स एंड अपोज द चेंज इन करंट, यही होगा। ध्यान से सुनो, तो जो एल है यहां पर, एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। और क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो एल है इसकी यूनिट है हेनरी। क्या है, हेनरी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो क्या है, एल टाइम्स आई। तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बी बाय डी टी। या आप ऐसे इसको कर लो कि चेंज इन फाई बी अपॉन चेंज इन टाइम, या ठीक, माइनस डी फाई बी बाय डी टी। अब फाई बी इक्वल्स टू एल आई, चलो इसको यहां पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो E इक्वल्स टू माइनस डी, फाई बी क्या है, एल आई अपॉन डी टी। ठीक, तो क्या हो गया, ई एम एफ को माइनस एल डी आई बाय डी टी। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, वो क्या करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करना चाहेगा। या मैं ऐसा बोल दूं कि इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन करंट। अब मैं इसी चीज को आपको एक डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। देखो, मेरे पास एक कॉइल है, ये रही मेरे पास एक कॉइल, ये लो, इसमें अगर ये आई एम है, मतलब मेन करंट है, अगर मेन करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड करंट इसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लो क्या हुआ कि ये हमारी दूसरी सिचुएशन है, इसमें अगर हमारा मेन करंट, क्या, मेन करंट क्या करेगा, फॉल करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होके उसको अपोज करने की कोशिश। दिस इज सिंपली, वी कॉल इट सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या, अब सेल्फ इंडक्टेंस या एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल होगी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 एम्पियर हो जाएगा। चलो मैं 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। सो एल इक्वल्स टू ईएमएफ व्हेन rate of change of current is rate of change of main current is 1 एम्पियर पर सेकेंड। वही तो कहना चाह रहा है ये, और तो टेंशन ही नहीं है।
चलो मैं इसको एक मिनट, ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम आके म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? अच्छा, जब खुद के करंट चेंज होने की वजह से, जब खुद के करंट चेंज होने की वजह से खुद में ही, एक ही सेम कॉइल में ही, उसी कॉइल में क्या हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो वो सेल्फ का केस हो गया। वी कॉल इट सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब किसी दूसरे कॉइल की वजह से, ठीक है। चलो मैं यहां पर आपको एक कॉइल बना देता हूं। ये हमारी कॉइल है 1, ठीक है, ये हमारी कॉइल है 1, दूसरी हमारी कॉइल है ये, मान लो 2, ठीक है। इसमें I2 करंट जा रहा है, I2, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो phi2 है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें जो करंट आ रहा है वो I1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 है, और ये I1 बाहर चला गया। अच्छा, अब क्या करें, जरा ध्यान से देखो। I1 का इफेक्ट इस पे पड़ेगा, अगर I1 में चेंज करूंगा तो इसका इफेक्ट यहां जा रहा है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां आ रहा है, सिंपल सा है, क्योंकि दोनों पास पास रखी हुई हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर आ रहा है, दोनों पास पास रखी हुई हैं। तो अगर मैं इसमें करंट चेंज कर दूंगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यही होगा। अगर मैं इसका करंट चेंज कर दूंगा तो यह क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही है, इसके अलावा और कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। नाउ अब जरा देखो ध्यान से, मान लो हमने एक में चेंज करा, उसका इफेक्ट क्या हुआ, एक में करंट चेंज करा, उसका इफेक्ट हुआ दूसरे से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। चलो हम पहले एक की बात कर लेते हैं। मान लो कि हमने, पहले इस वाले की बात कर लेते हैं, पहले कॉइल की, ठीक है। phi1 क्या होगा, phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 होगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें करंट बढ़ा दिया, इसमें करंट चेंज कर दिया, इसमें करंट स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो इसका इफेक्ट जो यहां होगा वो चेंज हो जाएगा, सिंपल। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग करंट तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, इसमें करंट वीक तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि phi1 इक्वल्स टू M12I2, जो इसको हटा के, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट ले आए। अब ध्यान से सुनो, M12 क्या है, M12 यहां पर है, M12 इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ये है, सिंपल। तो अब क्या होगा, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, यहां इसकी बात करूं मैं, तो आई कैन ऑल्सो राइट ना कि phi1 इक्वल्स टू M12I2, ये हो जाएगा, सॉरी वही है, सिंपल। अगर मैं phi2 की बात करूं तो phi2 क्या हो जाएगा, M21I1, ठीक है। सेकेंड कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, उसका उस पर इफेक्ट पड़ेगा हमारे I1 का, ठीक। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर जो M12 है इक्वल्स टू M21, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि दिस M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ये ठीक है, ठीक, सिंपल। अब एक चीज देखो, यहां पर है तो इस पर करंट चेंज करने से क्या हुआ, I1 को चेंज करने से हमारा phi2 चेंज हो गया,
और अगर I2 को चेंज करें तो हमारा φ1 चेंज हो गया, यही हो गया। अब दोनों में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो ईएमएफ ऑफ सेकंड कॉइल, और यहां लिख देते हैं ईएमएफ ऑफ फर्स्ट कॉइल, क्या होगा, माइनस डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा टी। यहां क्या होगा, माइनस डेल्टा φ1 अपॉन डेल्टा टी, यही होगा। जिस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे वो सेकंड कॉइल हो या फर्स्ट कॉइल हो, यही सीन होगा। नाउ लिसन केयरफुली, यहां पर क्या है, तो अब हमारा φ2 क्या है, φ2 है हमारा MI1, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो जो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मैं यहां पर φ1 क्या लिख सकता हूं, φ1 लिख सकता हूं MI2, φ2 लिख सकता हूं MI1, वही लिख सकता हूं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। फटाफट देखो यहां पे, सो E2 हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा MI1 अपॉन डेल्टा टी, आपका E1 हो जाएगा माइनस डेल्टा MI2 अपॉन डेल्टा टी। सो E2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, और आपका E1 हो जाएगा माइनस M डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक ठीक, ये हो सकता है यहां तक। तो जो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, वैल्यू ऑफ M डिपेंड्स अपॉन किस पर एक करती है, ठीक है। पहला किस पे डिपेंड करती है, एरिया, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स, तीसरा इनके आपस की रिलेटिव पोजीशन। अब ये एंगल पे हो सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉइल्स। तीसरा रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है। फोर्थ मीडियम बिटवीन कॉइल्स या कोर, ठीक है, इनके बीच का, ठीक। इन पर हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की। हाँ जी, तो हमने सारा कर दिया, अब करंट इंड्यूस कर दिया। करंट इंड्यूस कैसे होता है, उसके क्या लॉज हैं वो कर दिए। एक कॉइल के करंट चेंज करने पे, है ना, खुद ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी देख लिया। अगर हम दो कॉइल को पास रख दें तो एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरे कॉइल में भी क्या हो जाता है, उसमें भी चेंज हो जाता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उससे हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरेटर की। जनरेटर जैसे मैंने आपको मोटर समझाई थी, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। बट हमें यहां पर क्या होगा, मोटर में क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी था ही। जब उसका ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, बदले में मैकेनिकल एनर्जी हमको मिली। इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या सीन है कि हमने क्या किया, हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी, बदले में हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इसका पर्पस क्या है, जो जनरेटर है उसका पर्पस क्या है, वो क्या करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली। एक्चुअली मान लो, अब कई बच्चे एक चीज पूछेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि सर अगर थर्मल पावर प्लांट है तो हम हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बहुत सारे। देखो ध्यान से सुनो, जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, मतलब हम उसको रोटेट करते हैं। अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें रोटेशन आएगा कि हम रोटेट करते हैं। वो रोटेट करने का तरीका अलग हो सकता है, चाहे आप स्टीम से रोटेट करो, चाहे आप उसको वाटर से रोटेट करो, चाहे विंड से रोटेट करो।
रोटेशन के देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको रोटेशन देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, बदले में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहां देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, मैंने यहां पर एक कॉइल ली, सिंपल, मैंने यहां पर एक कॉइल ली, उस कॉइल पर, उस कॉइल जो थी हमारी कॉइल, वो माउंटेड थी एक एक्सेल पर। ठीक, अब ये कॉइल करेगी यहां पर, घूमेगी, ये कॉइल क्या करेगी, यहां पर घूमेगी, और ये जो हमारी कॉइल है वो जो हमारा बोर्ड है, पेज है, प्लेन, इसी प्लेन में है। नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अच्छा, अगर मैं ए बी को फोर्स अपवर्ड लगाऊं, फोर्स लगा रहा हूं आउटवर्ड, मतलब ए बी वाली साइड बाहर आ रही है, और मैं सी डी पर फोर्स लगा रहा हूं इनवर्ट, मतलब सी डी वाली साइड अंदर जा रही है और ए बी वाली साइड बाहर आ रही है। गेटिंग पॉइंट दिस, एक मिनट, अगर कुछ है मेरे पास, लाइक दिस, ये रहा, लाइक दिस, ये वाली साइड बाहर आ रही है, ये वाली अंदर जा रही है, इस ऐसे करके रोटेट कर रहा है। नाउ लिसन केयरफुली, एक चीज, अब यहां पर मैं जानना चाहता हूं कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो मैं क्या लगाऊंगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जरा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स कहां है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, ये वाली साइड बाहर आ रही है, ये वाली साइड ऐसे बाहर आ रही है। ठीक है, जब ये वाली साइड बाहर आ रही है तो फोर इंड्यूस करंट कहां है, दिस अपवर्ड डायरेक्शन। मैं ग्रीन कलर से, ये लो, ये हमारा इंड्यूस करंट है। ठीक है, यहां बीसी पर लगेगा नहीं क्योंकि दोनों है, यहां पर तो बन ही नहीं रहा, दोनों के बीच में एंगल 0 है। यहां देखो सीडी पर, देखो सीडी पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में अंदर जा रही है, अंदर जाए तो करंट, इंड्यूस करंट कहां होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करंट बना, जो आई बना, वो कहां जा रहा है, ए बी सी डी जा रहा है, ए बी सी डी जा रहा है, सिंपल है। नाउ लिसन केयरफुली, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर ये जाएगा तो अगर मैं बाहर से रोटेट कर रहा हूं तो ये लगातार रोटेट होता रहेगा ना, वेट, लगातार रोटेट होता रहेगा ऐसा, लाइक दिस, विल कीप रोटेटिंग, कीप रोटेटिंग, कीप रोटेटिंग, है ना। तो जब आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, अब नई सिचुएशन क्या होगी, नई सिचुएशन देख लेते हैं। नॉर्थ पोल तो यहां ही रहेगा, साउथ पोल तो यहां ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ही रहेगी, सिंपल है। चलो, अब कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या ए बी वाली साइड इधर आ गई और सी डी वाली साइड इधर आ गई। चलो यहां पर मैं आपको, ठीक है, हमने क्या किया, कॉइल ली, तो डी सी बी ए, ये सिचुएशन हो गई हमारी। ठीक है, और रोटेट अभी भी ऐसी कर रही है, ये वाली साइड कहां हो रही है, ऊपर बाहर आना चाहती है, ये वाली साइड कहां जाना चाहती है, अंदर जाना चाहती है, यही हो रहा है। अब देखो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना, ये वाली बाहर आना चाह रही है, यहां इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहां, ये बाहर आना चाह रही है ऊपर, ये कहां है, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जाना चाह रही है, इंड्यूस करंट नीचे। यहां हमारा करंट कहां जा रहा है, यहां जा रहा है डीसीबीए, ध्यान से देखना, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन यहां करंट एबीसीडी जा रहा है, यहां करंट डीसीबीए जा रहा है, यही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एसी जनरेटर हो गया, ये हमारा कौन सा जनरेटर हो गया, एसी जनरेटर हो गया।
इसका मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, सिंपल। बट अगर हमें चाहिए डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक कम्यूटेटर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कम्यूटेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा, एक मिनट, सेम कलर यूज, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ए बी सी डी, ये मूव कर रहा है। यहां हमने क्या किया, यहां हमने R1 रिंग लगा दी और यहां हमने R2 स्प्लिट रिंग लगा दी, ठीक है। R1 R2 स्प्लिट रिंग, ठीक है। अब क्या होगा, यहां हमने B1 लगा दिया, यहां हमने क्या लगा दिया, B2 लगा दिया, और ये हमारा लोड है, ठीक। तो आफ्टर 1 डिग्री क्या होगा, आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री या हाफ रोटेशन जो होगा, R1 कनेक्ट हो जाएगा आपका B2 से, R2 कनेक्ट हो जाएगा B1 से, क्या होगा, आपको डायरेक्शन हमेशा सेम मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका डीसी जनरेटर, ठीक। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ जी बच्चे, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर क्या है, देखो जरा, आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे घर होता है, तो आपने कहते हैं कि घर के पास में बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स जा रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स जा रही होती है ना, वहां से आपके घर में डायरेक्ट सप्लाई नहीं आती, बीच में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है और ट्रांसफॉर्मर के थ्रू पास होकर आपके पास सप्लाई आती है, ठीक है। जो लोग विलेज से संबंधित है या विलेज के स्फीयर को उन्होंने देखा हुआ है ना, रूरल स्फीयर को उन्होंने देखा हुआ है, तो वो देखेंगे जो ट्यूबवेल लगा होता है, ट्यूबवेल के बगल में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो मेन लाइन से ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से बिजली फिर हमारे ट्यूबवेल में आती है, ठीक है, दैट हैपेंस। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज को अप या डाउन करना, ठीक है, वोल्टेज को क्या करना, अप या डाउन करना, ठीक है। आपने वो घर में देखा होगा कि जो पहले टीवी होती थी, वोल्टेज सप्लाई स्टेबलाइजर होता था, ठीक है, वो घुमाते थे तो फिर टीवी सही चलने लग जाती थी, दैट हैपेंस ना। तो वो अलग से जो बॉक्स होता था ना, उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता था, ठीक है। एक चार्जर देखो, आप चार्जर के अंदर देखोगे ना, चार्जर को फोड़ के, मतलब कोई फूटा हुआ खराब चार्जर लेना, नया चार्जर फोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर देखोगे, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। चलो, तो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो हमारे पास दो कॉइल है, एक हमने प्राइमरी कॉइल ली, एक सेकेंडरी कॉइल ली, और उसके बीच में एक हमने कोर रेक्टेंगुलर, उसके बीच में पूरी कोर डाल दी। अब यहां पे देखो जरा, एक चीज देखो, अगर मैं नॉर्मल करंट फ्लो करवाता हूं, डीसी करंट है, एक बार मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पहुंच गया, वो चलता रहेगा, आप उसको कोई कलेश लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, पहुंच गया, फ्लो करता रहेगा। जब वो फ्लो करता रहेगा करंट, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगी वो फ्लो करने लगा, वो स्टेडी रहेगा, फिक्स रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो फिर भाई, फिर तो हमें इससे ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर गया, तो हमें तो मतलब ही नहीं है, फिर तो ये तो इसका कोई पर्पस नहीं है। बट क्या किया, अब हम एसी का यूज कर रहे हैं, क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी का, ठीक है। दिस, नाउ लुक केयरफुली, तो एसी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट,
ठीक है, ये डायरेक्शन ये पूरी लगातार ये चेंज होती रहती है, ठीक। तो उसमें क्या है कि जब एसी में करंट फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी और मैग्नेटिक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली करंट चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, दूसरी कॉइल को भी वो इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, वही हम यूज करेंगे। सो इट इज अ डिवाइस दैट रेजेस और लोअर्स द वोल्टेज इन एसी सर्किट थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल wound ऑन द सेम कोर, द कॉइल विच इज कनेक्टेड, जैसे लाइक दिस, हमारे पास एक कोर है, ये लेमिनेटेड कोर है, ठीक। अब क्या हुआ, अगर मैं इसमें चेंज करूंगा, करंट चेंज होगा लगातार, तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहां से यहां जा रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और जो आउटपुट होती है उसको होती है सेकेंडरी। तो यहां ये प्राइमरी, यहां सेकेंडरी, यहां ये प्राइमरी, यहां, तो सोर्स वाली साइड को प्राइमरी बोलते हैं और आउटपुट वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। सो द ऑल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल क्रिएट्स अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्लक्स थ्रू द कोर, ठीक है। अब क्या हुआ, लगातार एसी चेंज हो रहा है, तो यहाँ चेंजिंग फ्लक्स पूरे इसमें कोर में क्या है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्लक्स है। द चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस अ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। जब यहां चेंज होगा तो यहां भी क्या होगा, उसका इफेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहां भी दिखाई देगा। एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व, द फ्लक्स पर टर्न मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स पर टर्न। अब देखो जरा, ये पूरा किस पे काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा है। तो जब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा है तो फ्लक्स पर यूनिट टर्न, फ्लक्स पर टर्न यहां पर और फ्लक्स पर टर्न यहां पर इक्वल होना चाहिए। ये कौन होने चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्यों, क्लोज कर्व पूरा। अब नाउ लिसन, तो होता क्या है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा कर दूं तो मेरा फ्लक्स कम ज्यादा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज मेरा कम ज्यादा हो जाएगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। फ्लक्स पर टर्न एसोसिएटेड कांस्टेंट है, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स बढ़ जाएगा, ईएमएफ मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, अगर मैं कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा, सिंपल। अब हम करते हैं बात इसकी। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट, इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसका ध्यान है। अगर यहां से 50 हर्ट्ज आ रहा है तो यहां भी 50 हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। नाउ लिसन, अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। एक चीज देखो बेटा, यहां पर, अच्छा उससे पहले में मैं आपको बता दूं यहां पर एक चीज कि एक हमारे पास ये प्राइमरी है इस साइड और इस साइड सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है एक साइड, मतलब दिस वन इज प्राइमरी की बात करूं, दिस साइड सेकेंडरी की बात। अब ध्यान से देखो, फ्लक्स एसोसिएटेड पर टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी इक्वल, ठीक है। यहां अगर नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हैं और नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब जरा ध्यान से देखो, तो फ्लक्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, इक्वल होगा, ठीक है, ठीक। नाउ अगर मैं देखूं तो प्राइमरी में जो फ्लक्स चेंज होगा वही एसोसिएटेड, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो फ्लक्स यहां चेंज होगा वो फ्लक्स यहां चेंज होगा, सिंपल है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी सेम होगा,
ठीक, जरा ध्यान से देखो, तो 1/NP 1/NS, जरा ध्यान से देखना, चेंज इन प्राइमरी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन सेकेंडरी फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ चेंज हुआ, उस चेंज में कोई टाइम लगेगा, दिस इक्वल टू दिस, और उससे टाइम भी इक्वल लगेगा। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा फाइव पी अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा फाइव एस अपॉन डेल्टा। सो ये क्या है? चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, यही है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने बचपन में पढ़ा था कि EMF इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़ा था हमने। तो यहां पर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो सेकेंडरी कॉइल में क्या था? फाइव एस एन एस। अच्छा, अब एक चीज यहां पर देखो, और प्राइमरी कॉइल में क्या था? 5P NP। अब देखो यहां पर, इसकी जगह मैं EMF लिख सकता हूं, तो EP अपॉन NP, ये है ना। इसकी जगह मैंने EP लिख दिया है। वैसे मुझे माइनस लिखना चाहिए, बट दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ES अपॉन NS लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? EP EMF इन प्राइमरी अपॉन EMF इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। यही है। तो अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे, तो सेकेंडरी का EMF कम होगा, ऑल्टरनेटिंग EMF कम होगा। अगर प्राइमरी में क्या होंगे? कम होंगे, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, तो सेकेंडरी में ऑल्टरनेटिंग EMF ज्यादा होगा। सिंपल होगा। इसी चीज का हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस चीज का ही यूज हम करेंगे, ठीक है। चलो यहां देखो बेटा, स्टेप अप। अब स्टेप अप में क्या है? स्टेप अप में देखा जाए तो स्टेप अप में नंबर, यहां पे हमें स्टेप अप क्यों चाहिए? जब हमें वोल्टेज इन सेकेंडरी मस्ट बी वोल्टेज इन प्राइमरी ग्रेटर देन, वी वांट, हम चाहते हैं कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिले, आउटपुट EMF मिले, वो इनिशियल से ज्यादा मिले। तो हम क्या करते हैं? हम ये चाहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई EP अपॉन ES इक्वल्स टू NP अपॉन NS, ये पता है हमें। और हमें सेकेंडरी वाला ज्यादा चाहिए, प्राइमरी वाला कम चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बढ़ा दूं प्राइमरी से ज्यादा, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं सेकेंडरी में बढ़ा दूंगा प्राइमरी से, तो सिंपल, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सो EMF इन सेकेंडरी ग्रेटर देन EMF इन प्राइमरी, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी। बट पावर तो कांस्टेंट रहेगी ना, पावर कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो पावर को हमें पता है, पावर इक्वल्स टू VI। तो अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो PS अपॉन IS इक्वल्स टू PP अपॉन IP, सॉरी वोल्टेज, हाँ, VS अपॉन IS इक्वल्स टू VP अपॉन IP। तो यहां से हमें निकल के आ गया कि भले ही सेकंड का EMF ज्यादा होगा, बट करंट सेकंड में फॉल कर जाएगा। IS सेकंड इज लेसर देन IP, क्योंकि पावर कैसी है? पावर डिलीवर्ड कांस्टेंट ही रहनी है, ठीक। अब जरा यहां से देखो, ये स्टेप अप हो गया। अब मैं बात करूंगा स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन में क्या है? हमें इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज हमको कैसी चाहिए? कम चाहिए। इनपुट ज्यादा है और आउटपुट क्या चाहिए? कम चाहिए। अब देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये है। स्टेप अप में क्या था?
सेकेंडरी के नंबर टर्न ज़्यादा थे, प्राइमरी के कम थे, और स्टेप डाउन में प्राइमरी के ज़्यादा हैं, सेकेंडरी के कम हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इक्वल्स टू एन प्राइमरी अपॉन एन सेकेंडरी। अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या होगा, हमें पता लगेगा कि अगर हमें ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, सो ईएमएफ इन प्राइमरी मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ इन सेकेंडरी। ये हमारा पर्पस हो गया। अब हमें पावर डिलीवर्ड क्या है, कांस्टेंट है, पावर क्या है, कांस्टेंट रखनी है। तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली P VP into IP equals to VS into IS. So if प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इसका मतलब हो गया कि करंट इन, वोल्टेज ज्यादा करंट कम, क्योंकि पावर क्या है, पावर इक्वल्स टू, एक मिनट, पावर इक्वल्स टू VI। ठीक है, तो अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्राइमरी को, तो करंट इज प्राइमरी इज लेसर देन करंट इन सेकेंडरी। ठीक है, ये हमारा पूरा पॉइंट बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो अब हम बात कर लेते हैं, एक बार इसको देख लो, इसको देख लो। ठीक है, अब हम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, देखो इफिशियंसी क्या होती है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC रिमेन सेम। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, regarding a note regarding a transformer, it is worth noting that it works on AC only, not never in DC, क्योंकि DC में करंट कांस्टेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। It can increase or decrease either voltage or current, but not both simultaneously because power deliver constant. Some power is always lost due to flux leakage, hysteresis, eddy current, humming sound and heating of coils. ठीक है, तो ये नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा कि भाई 100% पर किसी मशीनरी की पावर अभी तक 100% नहीं है। हाइपोथेटिकल मशीनरी हो तो ऐसा डिफरेंट केस। द प्लेन, हाँ एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बट बचे हुए क्वेश्चन विल गिव नो होमवर्क, आराम से करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले में मैं आपको करवा दूंगा अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड करवा दूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। द प्लेन ऑफ अ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हैविंग 50 टर्न्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेबर मीटर पर मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। अब कह क्या रहा है, परपेंडिकुलर देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कह क्या रहा है कि 50 टर्न्स हैं, 50 टर्न्स है। अब जो टर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो अगर यहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो टर्न कहां है, टर्न मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, तो फाई बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर एक लूप का ये आ रहा है तो 50 का 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आपका हो जाएगा NBA cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स 50, बी क्या है 3 इंटू 10⁻⁻5, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ वेबर या मिली वेबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो
Two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. Find the mutual inductance between them assuming r2 lesser than r1 given I current flowing through r1. चलो पहला ना इसका हम डायग्राम बना लेते हैं. देखो जरा, ये है हमारा R2, यहां है हमारा R1. ठीक है, अब R1 से करंट I फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब हमें बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा. तो पहले इसकी वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उस इसका एरिया निकाल लेंगे. 5 cos थीटा से हमारा आंसर आ जाएगा. वहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत है जस्ट लेट मी नो. मैं साइड हो जाता हूं, ट्राई करो. कर लिया? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, फटाफट बताना इसका आंसर क्या है. देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे क्या आएगा, सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता है सर्किल की वजह से. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, पहला रेडियस है, इस करंट तो बाहर वाले में है ना, तो बाहर वाले की वजह से सेंटर पे इतना होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इस वाली दूसरे ग्रीन वाले का, देखो जरा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1. एरिया क्या है, एरिया है पाई. इसका, इससे रिलेटेड मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है ना, तो एरिया भी इसी का लूंगा मैं, पाई r2 स्क्वायर. ये आ गया. अब हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट. तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई अपॉन आई, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी. पाई क्या है आपकी, पाई है म्यू नॉट आई पाई r2 स्क्वायर, म्यू नॉट आई पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1, और डिनोमिनेटर में आई. कुछ कटता हुआ दिख रहा है, कट गया. क्या बचा हमारे पास, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1. आंसर आ गया, ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, चलो. द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स वेयर एज द सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स. द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज बट विद द आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी. ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हो, आगे वाले क्वेश्चंस बड़े आसान है. ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हो. और अगर कोई भी लगे, क्योंकि अगली वाली जो क्लास होने वाली है ना, जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं यहां पे लिख दूं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो उसमें क्या होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लस प्रैक्टिस सेशन. तो अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, तो जो भी आपका डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, फिर मैं उसको आगे प्रोसीड कर दूंगा. ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि भाई, हाँ जी, गो फॉर होमवर्क, दिस ऑल्सो होमवर्क. हालांकि लल्लू लल्लू से क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे थे कि इशू है, तो मैंने कहा चल भर भर के होमवर्क ले लो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो कुछ भी हो अपना डाउट, और डाउट बताना कैसे है, मैंने बताया था ना आपको कि अपना डाउट कैसे बताना है. डाउट बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको जाना है,
लेक्चर के, वहां पे नेम प्लस सिटी नेम प्लस डाउट ये मेंशन कर देना, तो मेरे को याद रहेगा ये बच्चा है, ठीक है। और बाकी जैसे ही सिलेबस खत्म होता है हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए प्रैक्टिस सेशन, फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डाउट प्रैक्टिस डाउट प्रैक्टिस डाउट प्रैक्टिस डाउट प्रैक्टिस, और ये चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम अहेड। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कोई भी डाउट आता है तो हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।